नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारी नेमरा सुंडा की जो कंप्लीट बुक सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा सॉइल डेंसिटी के जो पीछे वाला भाग है पूरा कंप्लीट हो गया था, यहाँ से हमको पढ़ना था। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, ये जो सीरीज है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा अ, जो आपका सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको इसे भी ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चन डाले गए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे, सॉइल घनत्व या मिट्टी घनत्व। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉइल डेंसिटी। क्या कहते हैं? सॉइल डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है, इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर हम लोगों की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाता है, उसमें कितने लोग रहते हैं, जिसे हम लोग निकालते नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है। ठीक है, इसी तरीके से सॉइल डेंसिटी निकालते हैं, मतलब एक जो पार्टिकल पूरा होता है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, एक जो ढेला होता है मिट्टी का, उसमें कितने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में या 1 सेंटीमीटर, जो भी इसका क्राइटेरिया होता है, उसमें कितने पार्टिकल हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको किससे किससे नापते हैं। इसको मापा जाता है पिक्नोमीटर से। किससे मापते हैं? पिक्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, पिक्नोमीटर से दो टाइप की होती है, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ एक होती है बल्क डेंसिटी। क्या होती है? बल्क डेंसिटी, या जिसे हम लोग कहेंगे स्थूल घनत्व। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है? पार्टिकल डेंसिटी होती है जो मिट्टी का ठोस वजन होता है। ठीक है, इसमें अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, अगर इसके जो डिफिनेशन उसकी बात करें, तो प्रति इकाई आयतन में एक व्यक्तिगत मृदा कण के भार को कण घनत्व कहा जाता है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व कहते हैं। मतलब एक यूनिट जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसमें जब एक पर्टिकुलर जो क्या होता है, पार्टिकल होता है, ठीक है, उसका जो वेट होता है उसे हम लोग का क्या कहते हैं? पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यह या ओवन की सूखी मिट्टी को ठोस का घनत्व जब हवा को निकाल दिया जाता है या रंध्रावकाश को बाहर रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं, मान लिया हमने एक ढेला लिया, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, ओवन एक आती है जो कि किसी चीज को सुखाती है, उसमें मॉइस्चर हटाती है। ठीक है, उस मशीन में हम उस मिट्टी को रख देंगे। ठीक है, जब उस मिट्टी को रखेंगे तो उसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो सूखी मिट्टी जो हमारी बचेगी, ठीक है, उसका जो घनत्व होगा वो हमारा क्या होगा? पार्टिकल डेंसिटी होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, तो फार्मूला होता है मिट्टी के ठोस पदार्थों का वजन। ठीक है, जितना मिट्टी का ठोस पदार्थ है, मिट्टी के ठोस पदार्थों की मात्रा। ठीक है, मतलब वजन कितना है, उनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वजन मान लो 10 चीजें हैं, ठीक है, 10 चीजों का वेट मान लो 100 है। ठीक है, और चीजें कितनी है? 10 है। मतलब एक चीज हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, तो मात्रा और वेट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है, इसका कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। जो मिनरल सॉइल होता है, ठीक है, उसकी पार्टिकल डेंसिटी 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अगर कार्बनिक मृदा की बात करें, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, ठीक है, तो 2.1 से 2.4 होती है। कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, तो 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और इसका आपको यूनिट भी याद रखना है। यूनिट कभी कभी आ जाता है कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो होता है पार्टिकल डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, और अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, कभी कभी वास्तविक घनत्व या प्राप्ति घनत्व या पूर्ण घनत्व के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसे कभी कभी रियल डेंसिटी के साथ साथ ट्रू डेंसिटी, इंग्लिश में इसे ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, या इसे कभी कभी क्या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व कम होता है। जब हम मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है कम हो जाती है। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट आपको, लगभग जो भी आपको बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारी खनिजों की उपस्थिति में कण घनत्व में वृद्धि होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर खनिज उसमें, मिनरल जो उसमें प्रेजेंट रहेंगे, तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, मृदा की तुलना में पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है,
अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करें तो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला जो पार्ट है वो कौन सा है, स्थूल घनत्व है या बल्क डेंसिटी। क्या है, स्थूल घनत्व है या बल्क डेंसिटी। ठीक है, यह रंध्रावकाश सहित ओवन की सूखी मिट्टी के भार या आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये रेशियो किसका होता है, जो ओवन ड्राइड सॉइल होती है, ठीक है, और जो उसका वेट होता है, उसका जो निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, उसे बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूले की बात करते हैं, ओवन सूखी मिट्टी का वजन। ठीक है, मान लो हमने मिट्टी रखी ओवन में, वो सूख गई, तो उसके सूखने के बाद उसका जो वजन होगा, ओवन की सूखी मिट्टी की मात्रा, और इसमें मिट्टी कितनी की मात्रा कितनी रखी गई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, मान लो इसका वजन 500 ग्राम है। ठीक है, मान लो 500 ग्राम है। ठीक है, और मात्रा कितनी रखी गई है। ठीक है, वजन कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया, इसकी मात्रा कितनी रखी गई थी। ठीक है, तो इसका जो वो होगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्थूल घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे आयतन भार, वॉल्यूम वेट भी कहा जाता है। जैसे उसको क्या कहा जाता है, रियल डेंसिटी, या उसे एब्सोल्यूट डेंसिटी कहा जाता था, किसे, कण घनत्व को। इसे वॉल्यूम वेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ठोस के आयतन द्वारा कण घनत्व को गुणा करके निर्धारित करते हैं। जैसे अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब होती, उसको आधे से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है, जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो डबल होती है किससे, बल्क डेंसिटी से। ठीक है, मान लो बल्क डेंसिटी 1 है, तो पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी। लगभग सामान्यतः चीजों में ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे उसमें जनरली क्या होती थी, 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती थी, इसमें 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। इसलिए स्थूल घनत्व आमतौर पर कण घनत्व का आधा होता है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया, जो मिनरल सॉइल होता है उसका स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे उसमें कितना था, 2.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किसका, मिनरल सॉइल का। ठीक है, जो रेतीली मिट्टी होती है, जैसे जो सैंड होती है, 1.4 से 1.75 होता है। ठीक है, जो क्ले होती है उसका 1.1 से 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सीसी होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर का होता है, 0.5 ग्राम प्रति सीसी होता है। ठीक है, वहीं अगर कम्पैक्ट सबसॉइल की बात करते हैं, कितना होता है, 2.0 ग्राम प्रति सीसी होता है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपको जरूर से याद रखने, जो जिसमें फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं, रेतीली मिट्टी का क्ले मिट्टी की तुलना में अधिक स्थूल घनत्व होता है। मतलब जो अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली का मतलब होता है सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, उसका स्थूल घनत्व ज्यादा होगा और क्ले सॉइल का स्थूल घनत्व कम होगा। ठीक है, अगर दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के डालने से स्थूल घनत्व घटता है। उसमें क्या था, कार्बनिक पदार्थों के डालने से बल्क जो पार्टिकल डेंसिटी थी वो बढ़ती थी, और जो बल्क डेंसिटी हो क्या होती, घटती है। ठीक है, अगली बात करते हैं कंपैक्टनेस, जो सघनता होती है स्थूल घनत्व को बढ़ाती है। ठीक है, जितना सघन हम बनाएंगे, जितना हम पास पास रखेंगे, वो क्या करेगा, बल्क डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, बड़े रंध्रावकाश मिट्टी की स्थूल घनत्व को कम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें छोटे रंध्रावकाश क्या करते थे, पार्टिकल डेंसिटी को कम करते थे। इसमें बड़े रंध्रावकाश बल्क डेंसिटी को कम करेंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगले पॉइंट जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जुताई के संचालन के लिए टीले जो हम लोग जुताई करते हैं, ठीक है, अगर जुताई कर दिए तो स्थूल घनत्व में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, स्थूल घनत्व में क्या होगा, कमी आएगी। स्थूल का मतलब होता है सभी चीजों को एक में जोड़ के रखना। मान लो हमारा खेत ऐसे पड़ा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे, पूरी मिट्टी एक पास एक में जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम उसमें जुताई कर देंगे, ठीक है, तो आधे आधे टुकड़ों में फैल जाएगी। ठीक है, जब टुकड़ों में फैल जाएगी तो स्थूल नहीं रहेगा, एक पास नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। ठीक है, बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे, जो फैक्ट है। बाकी आगे हम लोग चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। ठीक है, या तापी चालकता पे। तापी चालकता होती क्या है, इसे मिट्टी की एक इकाई क्रॉस सेक्शन के माध्यम से इकाई समय में बहने वाली गर्मी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा समझ के चल देंगे, तभी हमें जो टॉपिक होगा याद
मान लो हमारी मिट्टी है, उसका हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है काटा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा, जो यूनिट टाइम है, ठीक है, एक समय हमने निर्धारित कर लिया, तो उतने समय में, ठीक है, जितनी उसमें गर्मी का फ्लो उसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तापीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। चालकता का मतलब है कि चल रही है, ठीक है। तापी मतलब ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। जो गर्मी कितने कितने एक मतलब मान लो हमने 1 मिनट का रखा, ठीक है, तो हम 1 मिनट के हिसाब से उसमें देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी उसमें जो गर्मी है एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रही या चल रही, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तापीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। जब मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ती है तब तापीय चालकता भी बढ़ती। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बिजली लगती है, मान लिया करंट लगता है, तो जहां पे ज्यादा बिजली होगी या करंट होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ताप जो आपका करंट होगा ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे तापीय चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के डालने से तापीय चालकता में कमी आती है, ठीक है। अब मान लो हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो हमारी जो मिट्टी होगी उसमें गर्मी पैदा होगी। जब पूरे में गर्मी पैदा हो जाएगी तो वहां का जो फ्लो होता है हीट का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मृदा के छिद्रों में वृद्धि के साथ तापी चालकता कम हो जाती है, ठीक है। जितने अब मान लो हमारी सॉइल है, उसमें कई सारे छिद्र हैं या होल्स हैं, ठीक है, होल्स के द्वारा क्या जाएगी, एयर जाएगी। एयर क्या करेगी, जितनी भी गर्मी होगी सॉइल की वो क्या करेगी, उसको कम करेगी। तो इसीलिए तापी चालकता में क्या होता है, कमी आती रहती है, ठीक है। जुताई से तापी चालकता कम हो जाती है। अब जुताई भी करेंगे तब भी तापी चालकता, क्योंकि उनका कनेक्शन, मान लो पूरी मिट्टी है, पूरा का कनेक्शन है, अब मान लो यहाँ से जुताई कर दे तो इससे इसका फ्लो टूट गया, तो जो तापीय चालकता हो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, और एक एक चीज बिल्कुल, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर की, ठीक है, सॉइल टेम्परेचर की। अगर सॉइल टेम्परेचर की हम लोग बात करें, सॉइल टेम्परेचर जो है दैनिक भिन्नता होना, ठीक है, मतलब दिन दिन पर दिन सॉइल टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, सूखी मिट्टी का सॉइल टेम्परेचर ज्यादा होता है, नम मिट्टी का कम होता है। आप बिल्कुल, आप समझ लिए कि बालू में खड़े हैं, ठीक है, एक जगह जो है जिस जहाँ पे हल्का सा पानी था, नम मिट्टी थी, वहां खड़े हैं, तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, सूखी मिट्टी का होगा। ढीली मिट्टी कम्पैक्ट सॉइल, ढीली मिट्टी का ज्यादा होगा, ठीक है। ढीली की मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लूज सॉइल कहते हैं, कम्पैक्ट सॉइल कहते हैं। गहरी मिट्टी का ज्यादा होगा, उथली मिट्टी का कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर वगैरह या वाटर वगैरह भी रहेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कंप्लीट भी करना है और आपको समझ में भी है। अगला हम बात करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, ठीक है, उसका जो सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। एक प्रणाली की ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको प्रदर्शित करेंगे, किससे करेंगे, ईएच से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, ईएच से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसे मापने योग्य क्या होता है, एमवी, ठीक है, एमवी की इकाई जो होती है इससे मापा जाता है, ठीक है। अगर हम ईएच की बात करें, कहीं पे लिखा है तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो एमवी हो जाएगी, ओके। अच्छी तरह से जो सूखी होती है मिट्टी, उसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है +400 से +700 होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहां पे वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, जलमग्न मृदा होती, क्या होती, वाटर लॉग्ड सॉइल होगी, तो वहां पे क्या होगा, -250 से -300 होगा। क्या होगा, -250 से -300। अगर जहां पे वाटर लॉग्ड सॉइल है, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि वाटर है, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर जहां पे मिट्टी सूखी हुई है, यानी एयर पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा या सूखी मिट्टी होगी वहां पे +400 से 700। जहां वाटर लॉक्ड होगी वहां पे माइनस में चला जाएगा, -250 से -350, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है मिट्टी की लोच। मिट्टी की लोच, इसको हम लोग समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है मिट्टी की लोच।
मिट्टी की लोच, इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी। मृदा प्लास्टिसिटी एक उदाहरण द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे तरल सीमा या लिक्विड लिमिट डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी होती क्या, हम लोग देखते हैं जब मिट्टी हल्की हल्की गीली हो जाती है, ठीक है, तो जितना उसको जैसे दबाते हैं, ठीक है, जितना वो बढ़ती जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सॉइल प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे किससे मापते हैं, लिक्विड लिमिट द्वारा मापा जाता है इस डिवाइस से। मिट्टी में 15% से अधिक क्ले का अंश होता है, ठीक है, वह मृदा प्लास्टिसिटी गुण दर्शाती है। ठीक है, अब हम क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, अब जब चिकनी होगी तभी तो बढ़ेगी ना, तभी तो प्लास्टिसिटी दर्शाएगी। तो कितना इसमें अमाउंट होना चाहिए, 15% से ज्यादा इसमें क्ले होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्ले सॉइल जो होते हैं प्लास्टिसिटी दर्शाती है। ठीक है, मिट्टी में नमी की मात्रा की सीमा जो प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित करती है उसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स या प्लास्टिसिटी लिमिट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिसिटी दिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें मिट्टी की मात्रा होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहेंगे। अगला हम बात करते हैं अल्टरबर्ग, 1911 द्वारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स या सीमा दी गई थी, किसके द्वारा, अल्टरबर्ग द्वारा। प्लास्टिसिटी की निचली सीमा सबसे कम कम नमी की मात्रा जिस पर मिट्टी को बिना टूटे विकृत किया जाता है, और यह चावल को छोड़कर जुताई के कार्यों के लिए नमी की ऊपरी सीमा है। इसका मतलब क्या है, मिट्टी की निचली सीमा, मान लो निचली का मतलब होता है सबसे लोअर लिमिट जो होती है। ठीक है, ठीक है, मान वो लिमिट जहां पे प्लास्टिसिटी जो होती है सबसे कम मात्रा में होती है। ठीक है, जिसमें कि जब हम उसे तोड़ते हैं, ठीक है, मान लो हम मिट्टी को हल्का उसे मतलब नम किए, हल्का सा पानी वाली मिट्टी को ऐसे दबाएं और वो टूट जाए। जब टूट जाएगी यानी कि उसमें नमी कम होगी और दबेगी नहीं, यानी कि वो क्या होगी, वो सूखी मिट्टी होगी, वो टूट जाएगी, तो उसमें प्लास्टिसिटी की सीमा जो होगी सबसे कम होगी। सबसे हाई प्लास्टिसिटी में जितना हम बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं ऊपरी सीमा की, ऊपरी सीमा को इसको इसके अपोजिट होगा। ठीक है, ऊपरी सीमा जो होगी क्या होगी, इसके अपोजिट में होगी। उच्च सीमा की मात्रा जो मिट्टी के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है मिट्टी को एकजुट करके रखती है, यह नमी को नष्ट कर देती है, जिस पर प्लास्टिक प्लास्टिक होना बंद हो जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, क्या बात करेंगे, कंसिस्टेंसी की। ठीक है, यांत्रिक तनाव के लिए विभिन्न नमी की मात्रा पर मिट्टी का प्रतिरोध मिट्टी की संगति कहलाता है। अब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। ठीक है, मान लो मिट्टी हमारी नम है, ठीक है, मान लो मिट्टी हमारी नम है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब मिट्टी प्रतिरोध मिट्टी की संगति कहलाता है। ठीक है, मिट्टी हमारी नम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी उसमें कोई रेसिस्टेंसी पावर होती है। ठीक है, जब रेसिस्टेंसी पावर होगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी या मिट्टी की संगति। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी क्रम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो होता है सूखी मिट्टी में होता है, किसमें होता है, ड्राई में होता है, ड्राई सॉइल में होता है। उसके बाद किसमें होता है, हल्की नम मिट्टी जो मीडियम वेट होती है, और सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम प्रतिरोध होता है गीली मिट्टी में। ठीक है, सब सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है, गीली मिट्टी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कौन सी, ओडीआर। ओडीआर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीजन प्रसार अनुपात। मतलब इसका जो होता है पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन का बहाव, ठीक है, जो हमारा प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन का बहाव कैसा, उसको हम किससे कैसे देखते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो से देखते हैं। ठीक है, यह मिट्टी में प्लेटिनम वियर इलेक्ट्रोड द्वारा मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे मापते हैं, प्लेटिनम वियर इलेक्ट्रोड द्वारा। ठीक है, इसकी इकाई जो यूनिट इसको हम मापते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होती है, कितनी होती, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होती है। ठीक है, फसलों के लिए जो ओडीआर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होता है 22.9 से 39.5 होता है। ठीक है, अगर और दोनों में सेम होता है, गुणे 10⁻⁻8 दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो 22.9 से 39.5 इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 22 से 39 होती है। ठीक है, 0.9 0.5 आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरी करने वाला याद कर लेंगे जो कि मोटा मोटा दिमाग में रहता है। ठीक है, जो मटर का होता है, ठीक है, इरिगेटेड जो मटर होती है उसका सबसे ज्यादा होता है, किसका होता है 39.5। ठीक है, अगर राइस और पैडी की बात करते हैं 22.1 होता है, इसका सबसे कम होता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो की बात करते हैं सबसे ज्यादा किसका होता है, इरिगेटेड
मटर का होता है, ठीक है। सबसे कम की बात करते हैं किसका होता है, राइस का होता है या चावल का होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 22 से 39 होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, मटर का होता है, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम हमारा होता है किसका, चावल का, ठीक है। अब सॉइल कलर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सॉइल कलर की। सॉइल कलर जो होता है किसने दिया था, मुल्सन ने दिया था, इसीलिए इस चार्ट को मुल्सन रंग चार्ट या मुल्सन सॉइल कलर चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के इसमें जो दर्शाया गया है। पहला होता है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है प्रमुख वर्ण करी क्रम, पीला, लाल, नीला, भूरा को प्रदर्शित करता है। ये एक कलर को प्रदर्शित करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं, ठीक है। इस चार्ट में जो कलर को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं ह्यू, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू की बात करते हैं, रंग की चमक एवं अंधेरे को दर्शाता है, मतलब कितना चमकदार है। मान लो पीला कलर आया, ठीक है, तो पीला कितना चमकदार है, लाल कितना अंधेरा है, नीला कितना कम है, और हरा कितना ज्यादा। ये सारी चीजें जो चमकदार और कम चमकदार दिखाता है, ये कौन दिखाता है, वैल्यू दिखाता है। क्रोमा की बात करते हैं, क्रोमा क्या दिखाता है, प्योरिटी ऑफ कलर दिखाता है, ठीक है, कितना प्योर कलर है, ठीक है। क्या दिखाता है, प्योरिटी ऑफ कलर दिखाता है। क्या दिखाता है, प्योरिटी ऑफ कलर दिखाता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट। क्या है, विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अगर इस स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इसकी इकाई क्या है, कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। इकाई क्या है, कैलोरी पर ग्राम। देखो, सबकी यूनिट हमको याद ही रखनी है, ठीक है। यूनिट जो होती है सबकी हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फैक्ट है, जो इसका मान आता है, जो भी मैंने आपको बताया, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बाकी जो समझने वाला है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन होता है आप दोबारा पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुई, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई, आप हमें कमेंट में बताइए जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, A to Z जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, ओके। तो इसका दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट होती है, कितनी होती है, एक होती है। पानी की कितनी होती, एक होती, या वाटर की एक होती। अगर सॉइल की बात करते हैं 0.2 होती है। कार्बन पदार्थों की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं 0.5 होती। क्या होती, ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 होती, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है हमको ये भी देख लेनी। जो सॉइल मिट्टी द्वारा उष्मा का लाभ या हानि पानी की तुलना में 5 गुना तेज होता है, ठीक है। जो मिट्टी द्वारा जो हीट, ठीक है, जो हीट होती है, ठीक है, अगर लॉस हो रही हीट, ठीक है, मान लो 4 यूनिट जो होती है, 4 यूनिट लॉस हो रही किसके द्वारा, वाटर द्वारा, ठीक। वाटर द्वारा कितनी लॉस हो रही, 4 यूनिट। तो यही अगर हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल सॉइल के द्वारा कितनी लॉस होगी, 5 गुना मतलब 20 यूनिट लॉस होगी, ठीक है। यानी कि, और अगर गेन 4, गेन का मतलब होता है अगर विशेष जो उष्मा होती है वाटर में 4 यूनिट बढ़ रही है, तो सॉइल में कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट बढ़ जाएगी। मतलब 5 गुना, जो भी अगर कम होता है तब भी 5 गुना, बढ़ता है तब भी 5 गुना, ठीक है, इसमें सॉइल में। क्योंकि मिट्टी की विशिष्ट उष्मा 0.2 होती है और जल की विशिष्ट उष्मा 1 होती है, ठीक है। तो 0.2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अर्थात पानी की तुलना में 5 गुना जल्दी ठंडी या गर्म होती है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अगला हम बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी, ठीक है। सॉइल पोरोसिटी की बात करते हैं। जो सॉइल पोरोसिटी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल रंध्रावकाश या मृदा रंध्रावकाश बोलते हैं, ठीक है। सॉइल पोरोसिटी, इसका फार्मूला होता है 100 माइनस स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व इंटू 100, ठीक है। स्थूल घनत्व जो होता है मतलब जो बल्क डेंसिटी होती है अपान पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, इससे हम क्या निकालते हैं, सॉइल पोरोसिटी निकालते हैं, ठीक है। 1 - BD मतलब 1 - बल्क डेंसिटी अपान पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, इसे 1 - BD अपान PD इंटू 100 याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉइल की पोरोसिटी रेंज की बात करते हैं तो कितना होता है, 30 से 60% होती है, ठीक है। अगर सॉइल का जो रंध्रावकाश की बात करते हैं कितना होता है, 30 से 60% होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं महीन, ठीक है, जो क्ले का होता है 40 से 60% होता है, ठीक है। वहीं सैंड का 35 से 50% होता है, ठीक है। अगर हम एवरेज बात करें तो 30 से 60% होता है सॉइल पोरोसिटी। अगर वहीं हम क्ले की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका होता है 40 से 60%। वहीं अगर हम सैंड की बात करते हैं तो 35 to 50% होता है, ओके।
क्ले मिट्टी में कुछ कुल छिद्रों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो सॉइल पोरोसिटी होता है, पोर स्पेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा होंगे तो क्या, इसीलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सैंड में बड़े आकार के छिद्र होते हैं, स्थूल घनत्व ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़े, माइक्रो जो होते हैं, माइक्रो पोर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रो पोर स्पेस पाए जाएंगे। ओके, कार्बनिक पदार्थों के डालने से मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये भी सही है। जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो पोरोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्रम्बी एवं दानेदार गोलाकार मिट्टी की संरचना में अन्य मिट्टी की संरचना की तुलना में अधिक रंध्रावकाश होता है। ठीक है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक जो लास्ट बचता है इसका पॉइंट, मृदा में माइक्रो और माइक्रो छिद्रों का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, अगर माइक्रो पोर स्पेस की बात करते हैं और माइक्रो पोर स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। कितना होता है, दोनों का रेशियो 1:1 होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है सिलिकेट मिनरल। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, सिलिकेट मिनरल्स का टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओलिवाइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ओलिवाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा हमारा जो अगला टॉपिक है सिलिकेट मिनरल्स का। ठीक है, ये जो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उससे सबसे अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है। कौन सा, सिलिकेट मिनरल्स। ठीक है, तो ओलिवाइन जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलिकेट मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जिनका आकार 0.001 से कम होता है, जिन मिनरल्स का, उन्हें सिलिकेट मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पहला कौन सा है, ओलिवाइन। ठीक है, यह फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जिसका फार्मूला FeMg2SiO4 होता है, जो मैग्नीशियम और लोहा का स्रोत होता है, मैग्नीशियम और आयरन का स्रोत होता है। कौन सा, ओलिवाइन। ठीक है, ओलिवाइन के दो हाइड्रेटेड रूप टाल्क एवं सर्पेंटाइन होते हैं, जो मैग्नीशियम और हाइड्रेटेड सिलिकेट होते हैं। ठीक है, ओलिवाइन किससे मिलकर बनता है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट से, जो कि मैग्नीशियम और आयरन का स्रोत होता है। ठीक है, ओलिवाइन के दो हाइड्रेटेड रूप होते हैं जो कि टाल्क और सर्पेंटाइन है, जो मैग्नीशियम और हाइड्रेटेड सिलिकेट होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा टर्मलाइन। ठीक है, यह बोरान और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। ठीक है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कौन होता है, ओलिवाइन। बोरान एल्यूमिनियम सिलिकेट कौन होता है, टर्मलाइन होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखते हैं, अगर बोरान है तो वहां पे बीटी आ जाएगा, बीटी कॉटन पड़े ना, तो बीटी मतलब बोरान किससे आ जाएगा, टर्मलाइन से आ जाएगा। ठीक है, ओलिवाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो फेरोमैग्नीशियम FO याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म याद कर सकते हैं। ठीक, फॉर्म की जगह फॉर्म याद कर सकते हैं। फेरोमैग्नीशियम किसका होगा, ओलिवाइन का होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज हमारा, ये तो डबल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पेज है इसमें हम लोग जानते हैं कि जो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, जो सिलिकेट्स होते हैं उनके वो किस किस न्यूट्रिएंट के स्रोत हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट मिनरल होते हैं, वो किसके किसके स्रोत हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फास्फोरस की। फास्फोरस किसका, एपेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पोटेशियम, बायोटाइट और आर्थोक्लेज। पोटेशियम किसका होता है, बायोटाइट एंड आर्थोक्लेज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं, डोलोमाइट ओलिवाइन। किसका होता है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट ओलिवाइन होता है। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं, एंथ्राइट और डोलोमाइट होता है। कैल्शियम किसका होता है, एंथ्राइट और डोलोमाइट होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं बोरान की, बोरान किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया था बीटी से, बीटी मतलब बोरान और टर्मलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोरान और टर्मलाइन हो जाएगा। मोलिब्डेनम या लोहा की बात करते हैं, किसका हो जाएगा, ओलिवाइन हो जाएगा। मोलिब्डेनम और लोहा किसका हो जाएगा, ओलिवाइन का हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की बात करते हैं, ये पायरोलिसाइट हो जाएगा। मैग्नीज क्या हो जाएगा, पायरोलिसाइट हो जाएगा। ठीक है, जिंक की बात करते हैं, या स्फेलेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फेलेराइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें छूटी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इस बुक में नहीं दी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा जो फास्फोरस होता है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया एपेटाइट होता है। ठीक है, पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो फेल्ड्स्पार और माइका दोनों से भी होता है, फेल्ड्स्पार और माइका से होता है।
ठीक है, पोटेशियम फेल्सपार माइका से भी होता है। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम में हमने देख लिया जो एंथ्राइट होता है, ठीक है, जिप्सम होता है। एंथ्राइट के साथ साथ डोलोमाइट के साथ साथ यहाँ जिप्सम भी होता है। क्या होता है? जिप्सम भी होता है। क्या होता है? इसमें जिप्सम भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगी, जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, और ये चीजें आपके एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। जो हमारा भू परपटी होता है या अर्थ क्रस्ट होता है, उसकी संरचना कैसे हुई है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, कितनी मात्रा में, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अगर न्यूट्रिएंट तत्व की बात करते हैं और मात्रा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 से 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाएगा? 46.6% पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन की बात करते हैं 27.7%, एल्युमिनियम की बात करते हैं 8.1%, फेरस की बात करते हैं 5%, कैल्शियम की बात करते हैं 3.6%। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे 46.6%, ओके, सिलिकॉन की बात करेंगे 27.7%, उसके साथ एल्युमिनियम की बात करेंगे 8.1%, फेरस की बात करेंगे 5%, कैल्शियम की बात करेंगे 3.6%। ठीक है, उसके साथ साथ सोडियम आपका आ जाता है 2.8%, पोटेशियम आ जाता है 2.6%, मैग्नीशियम आ जाता है 2, और अगर हम लोग अदर्स की बात करते हैं, ठीक है, अदर्स की बात करते हैं, अदर्स में 0.8%। ठीक है, तो आपको ऊपर से 3 4 5 ये याद रखने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल्स। ठीक है, जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट क्ले को फिलोसिलिकेट कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलोसिलिकेट के नाम से जानते हैं। सिलिकेट क्ले की एक यूनिट में वैकल्पिक सीटें होती हैं। ठीक, कुछ सीटें इसमें होती जो हम अभी आपको बताएंगे। एक यूनिट में सिलिकॉन होता है, दूसरे में एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? सिलिकॉन एल्युमिनियम की दो सीट्स होती है। मान लो ये एक सीट हो गई और ये एक सीट हो गई। ठीक है, तो मान लो ये सिलिकॉन की हो गई, ये एल्युमिनियम की हो गई। ठीक है, ऐसी सीटें होती। ओके, सिलिका वर्चस्व वाली सीट को टेट्राहेड्रल कहते हैं, मतलब जिसमें सिलिका होगी उसे टेट्राहेड्रल कहेंगे। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सीट को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, जो जिसमें 8 कोण होते हैं। ठीक है, अगर सिलिकॉन होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं एल्युमिनियम मैग्नीशियम होगा तो वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम आते हैं सिलिकेट जो क्ले होता है उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सीट की संख्या और व्यवस्था के आधार पर सिलिकेट को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल क्या था? सिलिकॉन था। ऑक्टाहेड्रल एल्युमिनियम और मैग्नीशियम था। पहला है हमारा 1:1 टाइप, 1:1 प्रकार के जो खनिज होते हैं, इसमें एक टेट्राहेड्रल मतलब सिलिकॉन और एक ऑक्टाहेड्रल की सीट उपस्थित होती है। जैसे इसमें क्योलिनाइट आता है, क्योलिनाइट आता है। अब इसको हम लोग देते हैं किसी और कलर से। ठीक है, मान लो एक ये सीट है इसमें। ठीक है, ये एक सीट हो गई, और दूसरी सीट ये है। इसको पास में बनाना चाहिए था। मान लो दूसरी सीट ये है। ठीक है, और इसमें अगर हम कलर की बात करते हैं, ठीक है, मान लो अगर इसमें हम कलर की बात करते हैं, इसको हमने ये कलर कर दिया और दूसरे को हमने दूसरे कलर्स कर दिया, इसको हमने इस कलर्स कर दिया। ठीक है, तो 2 सीटें जो हमारी हो गई। ठीक है, तो इसमें से हमारी जो 2 सीटें हो गई, ये जो सीट हमारी मान लो ये हमारी क्या हो गई? सिलिका हो गई। क्या हो गई? सिलिका हो गई। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एल्युमिनियम की हो गई। ठीक, एल्युमिनियम को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। तो इसी तरीके से 2 सीटें हो जाएंगी ऊपर नीचे, एक सिलिका की एक एल्युमिनियम की। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? 1:1 टाइप के, मतलब एक ये है और एक ये है, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और इसका उदाहरण क्या है? केओलिनाइट इसका उदाहरण है। 1:1 का कौन सा उदाहरण? केओलिनाइट। ओके, अगला हमारा है, इसी को अगर हम बात करें अगला, तो नेक्स्ट हमारा है 2:1 टाइप। क्या है? 2:1 प्रकार के। ठीक है, क्या है? 2:1 प्रकार के। तो इसकी बात करें तो 2 सिलिका सीट और एक एल्युमिनियम सीट। ठीक है, एल्युमिनियम सीट को 2 टेट्राहेड्रल सीट के बीच में सैंडविच, सैंडविच जानते हैं ना? 2 ब्रेड के बीच में कुछ जो मटेरियल होता है वो रखा जाता है, दोनों को दबाया जाता है। इसी तरीके से जो एल्युमिनियम सीट होती है
वो दो सिलिका शीट के बीच में दबी रहती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सैंडविच कहा जाता है। उदाहरण के बात करें, मोंट मोरिल्लो नाइट हो जाएगा, ठीक है, इलाइट हो जाएगा, वर्मिकुलाइट हो जाएगा। क्या होगा, मोंट मोरिल्लो नाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एक तो इसका ये हो जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, एक तो मान लो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक, दूसरी सीट ये हो जाएगी और तीसरी सीट हमारी ये हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम मानते हैं जो ग्रीन वाली सीट है उसको हम लोग सिलिकॉन मानते हैं, सिलिका मानते हैं, ठीक है, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है, ये सिलिका हो गई, नीचे सिलिका हो गई और ऊपर सिलिका हो गई, ठीक। और ये जो हमने ब्लू माना, ब्लू ये सीट किसकी हो गई, ये हमारी हो गई किसकी, एल्युमिनियम की, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में सैंडविच बन रहा है, सैंडविच टाइप का बन रहा है ना, तो ये तो हमारी सिलिका हो गई, ठीक है, क्या हो गई, सिलिका सीट हो गई, और ये हमारी ये भी सिलिका हो गई, ठीक है, और ये सीट जो हमारी क्या हो गई, ये एल्युमिनियम सीट हो गई। तो ये दोनों के बीच में सैंडविच बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2:1, मतलब दो इसके हो गए और एक इसका हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 2:1। और इसका उदाहरण क्या है कि मोंट मोरिल्लो नाइट है, इलाइट है और वर्मिकुलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला कौन सा टाइप है, 2:1 टाइप है। अगला टाइप कौन सा है, 2:1 टाइप है, ठीक है। एक 2:1 है या 2:2 प्रकार के हैं, ये क्लोराइड होते हैं। इनका उदाहरण क्या है, क्लोराइड के उदाहरण है, ठीक है, इसका क्या उदाहरण है, क्लोराइड इसका उदाहरण है। ये मूल रूप से फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। इनमें कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मौजूद होता है। इसमें मैग्नीशियम जो वर्चस्व वाली एल्युमिनियम शीट के अतिरिक्त परत होती है, जो ब्रूसाइट कहा जाता है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम की एक एक्स्ट्रा जो शीट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूसाइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम की भी 2:1 प्रकार के खनिजों की एल्युमिनियम सिलिकेट पर डोमिनेंट है, ठीक है। इस प्रकार क्रिस्टल इकाई में दो सिलिका सीट, दो मैग्नीशियम वर्चस्व में एल्यूमिना सीट होती है, ठीक है। दो सिलिका सीट होंगी, इसमें दो एल्युमिनियम सीट होगी, ठीक है। या तो दो सिलिका होंगी, एक एल्युमिनियम होगी, एक मैग्नीशियम होगी, ठीक है। या दो सिलिका होंगी और दो एल्युमिनियम होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम होगी तो 2:1:1। अगर दो सिलिका दो एल्युमिनियम होंगी तो 2:2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे 2:2 प्रकार की मिट्टी के खनिज भी कहा जाता है। यह प्रकृति में गैर विस्तारी होता है, ये नॉन एक्सपेंडिंग होता है, मतलब इसका विस्तार नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्गीकरण का टाइप है एक्सपेंडिंग या नॉन एक्सपेंडिंग के आधार पर, मतलब फैलने के और नॉन गैर विस्तार के आधार पर, ठीक है। अगर हम एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग की बात करते हैं जो फैलते हैं, इनमें मोंट मोरिल्लो नाइट आता है, ठीक, और वर्मिकुलाइट आता है, ठीक। मोंट मोरिल्लो नाइट और वर्मिकुलाइट, ठीक है। मोंट मोरिल्लो की बात करते हैं, मोंट मोरिल्लो नाइट क्ले में अवयव, प्रमुख अवयव, ठीक है। अगर क्ले की मिट्टी पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सिलिकेट क्ले है, मिनरल है, ठीक है, जो क्ले मिट्टी में पाया जाता है, आप आसानी से कह सकते हैं मोंट मोरिल्लो नाइट, ठीक है। यह मिट्टी में सबसे कम इसमें टाइट है, जहां मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट में एल्युमिनियम के लिए विकल्प होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, सबसे जो आम इसमें टाइट है, जहां जो मैग्नीशियम एल्यूमिना सिलिकेट होती है, ठीक है, इसमें एल्युमिनियम के लिए विकल्प रहता है। इसे वंडरवाल बल द्वारा ढीली रहती है, ठीक है। इसमें कौन सा एक फोर्स होता है, वंडरवाल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वंडरवाल जो फोर्स होता है किसमें होता है, मोंट मोरिल्लो नाइट में होता है, मोंट मोरिल्लो नाइट में होता है। अगला हमारा वर्मिकुलाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्मिकुलाइट हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। इस विस्तार में फूलने की डिग्री इसमें टाई से काफी कम होती है, ठीक है, ये फूलता नहीं है, ठीक। किससे, इससे मोड मोड्यूलर, इसलिए इसे सीमित लिमिटेड एक्सपेंडिंग भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग होता है लेकिन लिमिटेड होता है, ठीक है। मिट्टी खनिज भी कहा जाता है। इसमें वर्मिकुलाइट का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अन्य सभी सिलिकेट क्ले से नकारात्मक चार्ज के कारण बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसमें निगेटिव चार्ज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की, ठीक है, जो एक्सपेंडिंग नहीं होता, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की, ठीक है। नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है इलाइट। एक्सपेंडिंग में हमने अभी क्या देखा, इसमें एक्सपेंडिंग में क्या आता था, एक्सपेंडिंग में हमारा मोनोमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, ठीक है। तो वर्मिकुलाइट लिमिटेड होता है और मोनोमोरिलोनाइट एक्सपेंडिंग होता है, ठीक है। नॉन एक्सपेंडिंग में इलाइट आ जाएगा, ये क्ले मिट्टी में पाए जाते हैं।
जो इलाइट होता है ये भी कहाँ पाया जाता है, क्ले मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ माइका भी आ जाएगा। ठीक है, माइका किस में आएगा, मस्कोवाइट और बायोटाइट, ये सैंड और सिल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, माइका किस में कब पाए जाएंगे, सैंड और सिल्ट में। तो नॉन एक्सपेंडिंग में कौन आ जाएगा, माइका आ जाएगा। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग में माइका और इलाइट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं इनके क्वालिटीज। ठीक है, जो सिलिकेट मिनरल है इनकी क्वालिटीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, केओलिनाइट हो गया, इलाइट हो गया, मोनमोरिलोनाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, ह्यूमस हो गया। ठीक है, अगर क्योलिनाइट की बात करते हैं किस प्रकार का है, नॉन एक्सपेंडिंग है और 1:1 टाइप का है। ठीक है, इलाइट 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक, इलाइट और क्योलिनाइट नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, मोनमोरिलोनाइट 2:1 एक्सपेंडिंग, अभी मैंने आपको बताया। वर्मिकुलाइट 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है। ह्यूमस का कोई इसमें डाटा नहीं है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं 37 से 45 होता है किसका, केओलिनाइट का, और इलाइट का 120 से 170 होता है। मोनमोरिलोनाइट 580 से 750 होता है। ठीक है, वर्मिकुलाइट का 780 से 900 होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, ह्यूमस का होता है। सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया होता है ह्यूमस का होता है। सबसे कम किसका होता है, 37 से 45 किसका होता है, केओलिनाइट का होता है। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया की बात करते हैं, वेरी लो होता है किसका, सबसे कम किसका होता है, केओलिनाइट का। इलाइट का लो होता है, मीडियम किसका होता है, मोनमोरिलो, हाई किसका होता है, वर्मिकुलाइट का। ठीक है, इसको हाई और लो में याद रखेंगे। इंटरनल की बात करते हैं सरफेस की, जो केओलिनाइट का होता है नहीं होता है। लो किसका होता है, इलाइट का। हाई किसका होता है, वर्मिकुलाइट का। और जो मोनमोरिलोनाइट का होता है इसका भी हाई होता है। ठीक है, कोहेजन प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेरी लो सबसे कम किसका होता है, केओलिनाइट का। सबसे ज्यादा किसका होता है, मोनमोरिलोनाइट का। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ह्यूमस की होती है। कितनी होती है, 200 के ऊपर। वहीं अगर वर्मिकुलाइट की बात करते हैं 100 से 150 होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोन मोरिलोनाइट की 60 से 120 होती है। क्योलिनाइट की कितनी होती है, 2 से 15 होती है। और 30 से 40 किसकी होती है, इलाइट की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, किसी भी हालत में 2 से 15 केओलिनाइट। सबसे ज्यादा ह्यूमस की 50 से, सॉरी 60 से 150 की बात करते हैं तो किसकी हो जाएगी, उसकी मोन मोरिलोनाइट की। 100 से 150 की बात करते हैं तो वर्मिकुलाइट की। और 30 से 40 की बात करते हैं तो इलाइट की। ठीक है, साइज की बात करते हैं, साइज 0.1 से 5 माइक्रोन होता है किसका, केओलिनाइट का। 0.1 से 2 होता है इसका, इलाइट का। 0.01 से 1 होता है किसका, मोनोबेलिलोनाइट का। ठीक है, फास्फोरस फिक्सिंग की बात करते हैं, सबसे ज्यादा किस कौन करता है, क्योलिनाइट करता है। सबसे कम कौन करता है, इलाइट करता है। तो मीडियम में कौन करता है, वर्मिकुलाइट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कौन करता है, केओलिनाइट करता है। अगला हम बात करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन या मृदा वर्गीकरण। क्या होता है, सॉइल क्लासिफिकेशन और मृदा वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। मृदा वर्गीकरण के जनक डॉक्टर ये डी स्मिथ को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, डॉक्टर गाय डी स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, जो आधुनिक मृदा वर्गीकरण है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है मिट्टी के वर्गीकरण की संपीड़न प्रणाली है। ठीक है, जो मिट्टी का वर्गीकरण होता है उसकी संपीड़न प्रणाली के आधार पे देखते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यह 7वीं सन्निकट अप्रोक्सीमेशन पर आधारित अमेरिका की व्यापक मृदा वर्गीकरण प्रणाली, ये किसकी है, ये अमेरिका द्वारा लाई गई वो जो प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली को, यह जो सिस्टम है इसको गाय डी स्मिथ के नेतृत्व में विकसित किया गया था। इसकी प्राकृतिक शरीर अवधारणा और दो प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो हम लोग इसका जो आधार है उसको देखते हैं। कब आई थी, 1975 में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक, कब इंट्रोड्यूस की गई, 1975 में। ठीक है, कब, 1975 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो इसका फर्स्ट आधार माना गया, ठीक है, जो प्राइमरी आधार माना गया वो कौन सा है, मिट्टी की उत्पत्ति के बजाय मिट्टी के गुणों पर विशेष वर्गों की पहचान के लिए। इसमें लैटिन या ग्रीक शब्द नामकरण का आधार है। ठीक है, पहला कौन सा है, उसकी उत्पत्ति, मिट्टी की उत्पत्ति के बजाय मिट्टी के जो क्वालिटी है, जो उसके प्रॉपर्टीज है उनके विशेष गुणों को पहचानना। दूसरा इसका जो नामकरण है उसके आधार पे। ठीक है, तो दो आधार इसके हो गए। पहला कौन सा है, मिट्टी के गुण। दूसरा कौन सा है, इसका लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, नामकरण किस लैंग्वेज में हुआ है उसके आधार पे।
इस प्रणाली के लिए 6 श्रेणियां अपनाई गई, ठीक है। जो 6 सीरीज है इसमें अपनाई गई। पहला होता है ऑर्डर, या सबसे हाईएस्ट जो सिस्टम है श्रेणी है, इसमें 12 मिट्टी के गढ़ आते हैं, ठीक है। सब ऑर्डर की बात करते हैं, 34 जो सब ऑर्डर है वो आते हैं, ठीक है। जो ग्रेड ग्रुप होते हैं वो कितने हैं, 240 के ऊपर। ग्रेड ग्रुप की बात करते हैं, कितने हैं, 240 के ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अगला हम बात करते हैं जो सब ग्रुप होते हैं वो कितने हैं, 1000 के ऊपर। सब ग्रुप की बात करते हैं, कितने हैं, 1000 के ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। परिवार और सीरीज, ठीक है, फैमिली एंड सीरीज, या मृदा वर्गीकरण की सबसे विशिष्ट और सबसे निचली श्रेणी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो बेसिक, ठीक है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, सॉइल क्लासिफिकेशन की, कौन सी सीरीज, कौन सी सीरीज है। बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मृदा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मृदा सीरीज होती है। अभी मैंने आपको बताया कौन सी होती है, मृदा सीरीज होती है। सातवीं सन्निकट और उनके व्युत्पत्ति में 12 गढ़ होते हैं। गढ़ का मतलब होता है ऑर्डर। कितने ऑर्डर होते हैं, 12 ऑर्डर, ठीक है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है जो कि इसमें दिखाई गई है, ए वागामी हाउस। क्या होती है ए वागामी हाउस, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसके जो ऑर्डर हैं उन पे चलते हैं, ठीक है। उनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ऑर्डर है इंसेप्टिसोल्स। क्या ऑर्डर है, इंसेप्टी। वागामी में आई के अनुसार क्या हो जाएगा, इंसेप्टिसोल्स हो जाएगा। नाम लैटिन, लैटिन शब्द जो होता है इंसेप्ट से लिया गया है। लैटिन शब्द जो होता है इंसेप्ट, इससे लिया गया है। ये यंग मिट्टी होती, मतलब तुरंत बनी हुई मिट्टी होती, जो न्यूनतम संस्तर विकास को प्रदर्शित, मतलब जिसमें जो हॉरिजन होता है वो धीरे धीरे बन रहा होता है, सबसे कम हॉरिजन जिसमें दिखता है। या दुनिया की सबसे बड़ा मृदागढ़ होता है, कुल मिट्टी का 20% होता है, ठीक है। जो इंसेप्टी सॉल्स होती है, सॉइल होती है, ठीक है। ये जो पूरी दुनिया में जितनी मिट्टी है उसका सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। इसमें सबसे ज्यादा मिट्टी आती है, कितनी, 20%। ये एंटी सॉल्स की तुलना में अधिक विकसित होती है, ठीक है। जो एंटी सॉल्स होती है वो इंसेप्टी सॉल्स से, सॉरी, कम विकसित होती है, ठीक है। ये मिट्टी शुष्क और गर्म क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाई, मतलब ड्राई एरियाज में ये जो क्या होती है, इंसेप्टिसोल्स जो होती है पाई नहीं जाती, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एंटीसोल्स की। इसकी बात करेंगे एंटीसोल्स की। इसे ऐसी मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो केवल ए संस्तर के अलावा किसी भी प्रोफाइल को विकसित नहीं दिखाती, ठीक है। एंटीसोल्स क्या होता है, केवल ए संस्तर में ही रहता है, ठीक है। एंटीसोल्स में डायग्नोस्टिक संस्तर नहीं होता, ठीक है। एंटीसोल्स सबसे दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला गढ़, मतलब इसका क्या हुआ, पहला गढ़ कौन सा, इंसेप्टिसोल्स। दूसरा एंटीसोल्स, जो यंग मिट्टी है, तुरंत की बनी मिट्टी, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। और जो एंटीसोल्स होती है वो ए संस्तर में पाई जाती है केवल, ठीक है। मूव करते हैं अगला अगला जो हमारा ऑर्डर है, अगला ऑर्डर है हमारा वर्टिसोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। वर्टिसोल्स होता है, वर्टिसोल्स जो होता है, या वर्टिसोल्स एक मिट्टी जिसमें एक विस्तृत क्ले मिट्टी होती है, ठीक है, जिसका जो मॉन्ट मोरिलोनाइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर वर्टिसोल्स ना बोल के हम लोग मॉन्ट मोरिलोनाइट भी कह देते हैं तब भी ये वर्टिसोल्स ही माना जाएगा, ठीक है। जो ड्राई सीजन या वर्षों में गहरी दरारें बनती है। वैकल्पिक रूप से सिकुड़ने, स्वेलिंग और सिंकेज के कारण सेल्फ मल्चिंग का गुण होता है। यहाँ पे मिट्टी की सामग्री लगातार खुद को मिश्रित करती है, जिससे वर्टिसोल्स एक अत्यंत गहरा ए संस्तर बनाती है और कोई भी बी संस्तर नहीं बनता। सतह पर अंतर्निहित सामग्री को अक्सर एक सूक्ष्म राहत मिलती है जिससे गिलगई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वर्टिसोल्स आमतौर पर अत्यधिक मूल चट्टानों से बनता है, जैसे कि बेसाल्ट, जिसे गहरे काले या काले कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के दक्कन पठार में पाए। इसका पूरा का एक समरी है कि जो वर्टिसोल्स होती है ये मॉन्ट मोरिलोनाइट इसमें पाया जाता है। इसमें जो होता है, जब मॉन्ट मोरिलोनाइट होगा तो जो मिट्टी होगी, अगर उसमें पानी भर गया, ठीक है, मॉइस्चर आ गया तो फूल जाएगी। अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो पिचक जाएगी। ये दो गुण इसमें पाए जाते हैं वर्टिसोल्स में, और इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सेल्फ मल्चिंग के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। और ये जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, किसके लिए, कपास के लिए। एडिशनल जानकारी जान लीजिए, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, वर्टिसोल्स होती है, ठीक है।
अगला ऑर्डर कौन सा? ऑक्सीसोल्स। अगला ऑर्डर हमारा कौन सा? ऑक्सीसोल्स अगला ऑर्डर है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन में यह घटना होती है जिसे फेरल सॉल्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ऑक्सीसॉल्स को पहले लेटराइट मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑक्सीसॉल्स के गठन के समय जो मुख्य प्रक्रिया जानवरों के कारण अपक्षय, नमी और पेड्रोटर्वेशन होता है, नम क्षेत्रों में पाया जाता है, जिन्हें सभी गहराइयों पर मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जो हमारी उष्ण कटिबंधीय होती है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे जो बारिश होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? जब जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। अगला ऑर्डर कौन सा है हमारा? हाँ, इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है? जो हमारा ऑक्सीसॉल से लोहे और जो आयरन होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण ऑक्सीसोल्स हमारा लाल या पीले रंग का होता है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। इसको रेड सॉइल भी कहते हैं। ऑक्सीसॉल्स को क्या कहते हैं? रेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीसॉल को क्या कहेंगे? रेड सॉइल कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, इसमें लाल और पीला रंग पाया जाता है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑक्सीसॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके को एग्जाम में आ जाता है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कौन सा ऑर्डर जो है आता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जो हमारी क्लास किए होंगे ऑक्सीसॉल्स सबसे मतलब आएगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीसॉल्स जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एल्फीसॉल्स। अगला हम किसकी बात करते हैं? एल्फीसॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। एल्फीसॉल्स जो ऑर्डर होता है इसको हम पूरा देखेंगे। जो एल्फीसॉल्स ऑर्डर होता है, एल्फीसॉल्स अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनाते हैं, ठीक है। आमतौर पर यह दृढ़ लकड़ी के जंगलों के आवरण के नीचे, ठीक है। उनके पास एक क्ले मिट्टी के समृद्ध उप क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च उपजाऊ क्षमता होती है। अल्फ का मतलब होता है एल्युमिनियम और आयरन से उनकी उत्पादकता और प्रचुर मात्रा के कारण एल्फीसॉल भोजन और फाइबर उत्पादन के लिए सबसे अधिक मिट्टी में के गढ़ों में से एक प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। मतलब इसमें एल्युमिनियम और आयरन पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी उत्पादकता प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारे सीरियल्स होते हैं, जो भोजन होता है हमारा, और जो फाइबर्स होता है, उनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये व्यापक रूप से कृषि और वानिकी दोनों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर भी हो सकता है और फॉरेस्ट्री भी हो सकती है। और अभी भी नाइट्रोजन और उपलब्ध फास्फोरस में बहुत कमी है, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस की उपलब्धता में कमी पाई जाती है, किसमें? एल्फिसॉल्स ऑर्डर में, ठीक है। उनके पास कम से कम 35% बेस सेचुरेशन पाया जाता है, जिसका अर्थ है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट ये प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। ज्यादातर लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्फी सॉल्स का मतलब होता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। क्या होता है? लेट राइट सॉइल होता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल होता है। लेटराइट सॉइल का मतलब होता है जो समुद्र के एरिया होते हैं वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या, वो वहां की मिट्टी क्या होती है? लेटराइट सॉइल होती है, ठीक है। अगला हमारा जो ऑर्डर है हिस्टोसोल्स। नेक्स्ट ऑर्डर हमारा कौन सा है? हिस्टोसोल से अगला हमारा ग्रीक शब्द हिस्टोस से लिया गया। हिस्टोसोल किसके लिया? ग्रीक शब्द हिस्टोस से। इसका मान अर्थ होता है ऊतक। ऊतक मतलब टिश्यू। ये जैविक सामग्री से भरपूर मिट्टी होती है, ठीक। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा, बायो मैटर बहुत अच्छा पाया जाता है। आमतौर पर हिस्टोसोल्स में बहुत कम स्थूल घनत्व होता है, मतलब जो बल्क डेंसिटी होती है हिस्टोसोल्स में बहुत कम पाई जाती है। और जल निकास खराब होता है, ड्रेनेज ऑब्वियस सी बात है, जब स्थूल घनत्व सबसे कम पाया जाता है ड्रेनेज भी खराब होगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छी तरह से पानी रखते हैं, ठीक है। भाई हिस्टोसॉल्स है, ठीक है। तो हिस्टोसॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे। जब कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे तो जल वहां पे भरा रहेगा। जब जल वहां पे भरा रहेगा तो जल निकास कम होगा। इससे जल निकास जो ये होता है, इसमें जल निकास खराब होता है। अधिकांश अम्लीय होती है, ये एसिडिक भी होती है। हिस्टोसोल्स को अन्य देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इसे पीट या मग भी कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोसोल्स को ही पीट या मग कहा जाता है। यह एरोबिक अपघटन को रोकने वाले सीमित जल निकासी के कारण होता है और पौधों और जानवरों के अवशेष मिट्टी के भीतर रहते हैं, ठीक है। जैसे जीवाश्म वगैरह हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हिस्टोसोल पारिस्थितिकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि ये जेलीसोल बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को संग्रहित करते हैं यदि संचय लंबे समय तक जारी रहता है, ठीक है।
मान लो इसका जो संचय होता है, संचय का मतलब एक्युमुलेशन जो होता है, लंबे समय तक जारी रहता है, ठीक है। तो कोयले का निर्माण होता है जीवाश्म हिस्टोसोल्स को देवोनियन में सबसे पहले व्यापक भूमि वनस्पत भी से जाना जाता है। मतलब क्या होता है, हिस्टोसोल्स जो होता है ये जो हमारा इकोलॉजी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है जानवर वगैरह बहुत रहते हैं। जब जानवर बहुत रहते हैं तो वहां पे दब जाते हैं, जब दब जाते हैं लंबे समय तक दबे रहते हैं तो क्या बनाता है, जीवाश्म बनाता है। जीवाश्म जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारे खनिज मिनरल वगैरह निकलते हैं जीवाश्म से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये जीवाश्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला हमारा एरिडीसोल्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एरिडी, एरिड का मतलब होता है शुष्क, एरिड का मतलब होता है शुष्क, ठीक है। लैटिन शब्द एरिड से लिया गया, मतलब होता है शुष्क। यह शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के रूप में एरिडीसोल्स और यह पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के रेगिस्तान पर हावी है। इन शुष्क मिट्टी पर वनस्पति उत्पादन की कमी को दर्शाती है। एरिडीसोल्स में कार्बनिक पदार्थों की बहुत कम सांद्रता होती है। भाई एक चीज बताओ, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है, बालू पाई जाती है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वहां का जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे वहां कम पाए जाएंगे, ठीक है। पानी की कमी एरिडीसोल्स की प्रमुख परिभाषित करने वाली एक विशेषता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इन सबसॉइल क्षितिज को कार्बोनेट, जिप्सम या सिलिका द्वारा भी सीमेंट किया जाता है। सतह पर लवण के संचय के परिणाम स्वरूप सेलिनाइजेशन निकल सकता है। क्या होता है, सेलिनाइजेशन इसका निकल सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं स्पोडोसोल्स की। स्पोडोसोल्स को पोर्टजोल के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है थंडर एस, ठीक है। जो पोर्टजोल होता है उसको स्पोडोसोल्स के रूप में जाना जाता है। यह शब्द 1875 में डाकू चेव द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा यह ठंडे और नम क्षेत्रों में भी पाई जाता है। कौन सा, स्पोडोसोल्स, ठीक है, अंडर एस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टीसोल्स। कौन सा ऑर्डर है हमारा, अल्टीसोल्स ऑर्डर है, ठीक है। अल्टीसोल जिसे आमतौर पर लाल, एक मिनट, तो अल्टीसोल्स को आमतौर पर लाल क्ले मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसको खनिज मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। अल्टीसोल्स नम शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन होता है वहां पाए जाते हैं। वे आमतौर पर काफी अम्लीय होते हैं, मतलब ये एसिडिक होते हैं। कौन से, अल्टीसोल्स, जिनमें अक्सर 5 से कम पीएच होता है। लाल और पीले रंग के लोहे के ऑक्साइड के संचय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसके संचय से उत्पन्न होते हैं। जो पानी में अत्यधिक अघुलनशील होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील नहीं होते। अल्टीसॉल्स विभिन्न प्रकार के मिट्टी के खनिज हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में प्रमुख केओलिनाइट होता है, ठीक है। जैसे वर्टिसॉल्स का क्या था, मोन्टबेलियोनाइट का, अल्टीसॉल्स का केओलिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस मिट्टी में अच्छी जल धारण क्षमता होती है और कोई सिकुड़ती नहीं। इसमें जो सिकुड़न की होती है वो विशेषता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारा है मॉलिसॉल्स। जो ऑर्डर नंबर 10 है वो कौन सा है, मॉलिसॉल्स है, ठीक है। मॉलिसॉल्स अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आर्द्र क्षेत्रों में बनते हैं, ठीक है। आमतौर पर एक घास के मैदान के नीचे, ठीक है। मौली का मतलब होता है घास का मैदान, ऐसे याद रखिए, ठीक है। अगर घास के मैदान का ऑर्डर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे, मौली सोल्स। क्या बताएंगे, मौली सोल्स, ठीक है। सॉयल नहीं होगा, सोल्स होगा, ठीक है। उनका मूल पदार्थ आमतौर पर क्षार समृद्ध, जिसमें 50% से ऊपर क्षार होता है और कैलकेरियस होती है। इसमें चूना पत्थर या हवा में उड़ने वाली रेत शामिल होती है। प्रमुख प्रक्रिया जो घास के मैदान मॉलिसॉल्स के निर्माण की ओर ले जाती है, ये मेलेनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन और पेडोटर्वेशन होती है, ठीक है। इसमें मेलेनाइजेशन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, पेडोटर्वेशन होता है। दुनिया का सबसे कृषि उत्पादक मृदा गण के रूप में मॉलिसॉल्स एक अधिक आर्थिक और महत्वपूर्ण मृदा गण के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अगला हमारा है जो सॉयल ऑर्डर, एंडीसोल्स। अगला सॉयल ऑर्डर हमारा कौन सा, एंडीसोल्स। एंडीसोल्स ज्वालामुखी राख में बनी मिट्टी है, ठीक है। और मिट्टी को कांच और अनाकार कोलाइडल पदार्थों के उच्च अनुपात वाली मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जो अंडमान और निकोबार भूमि में पाई जाती है। कहाँ पाई गई है, अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप है वहां पे पाई जाती है, आइलैंड है। वे आमतौर पर गहन फसल का समर्थन कर सकते हैं। अन्य एनिसोल क्षेत्र जैसे फल, मक्का, चाय, कॉफी या तंबाकू और जंगलों की फसलों का समर्थन करते हैं, ठीक है। अगला हमारा जेलीसोल्स। ये मंथन मिट्टी या एक्सचर्निंग सॉइल कहलाती है। यह बहुत ठंडी जलवायु के मिट्टी जो कि मिट्टी की तरह की सतह के 2 मीटर, मिट्टी की जो सतह होती है उसके 2 मीटर
भीतर परमाफ्रॉस्ट युक्त में रूप परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है, शब्द जेली सॉल्स लैटिन भाषा के जेलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्रीज। मतलब जो जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है, वहां पे ऑर्डर पाया जाता है, वो कौन सा होता है? जेली सॉल्स। ठीक है, फ्रीज करने के लिए आता है। ठीक है, किसी चीज को फ्रीज करने के लिए। यह क्रायोटर्बेशन की प्रक्रिया का संदर्भ है, जो कि जेली सॉल्स के वैकल्पिक विगलन और ठंड विशेषता से होता है। इन्हें क्रायोसोल्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये मिट्टी भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है, ग्लेशियर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, तो ये मिट्टी या ये जो ऑर्डर होता है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसे जरूर अटेंड करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।